हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कर रहे थे। उसमें से आज अपन दूसरा अनुप्रयोग करने वाले हैं। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने पहला अनुप्रयोग किया था। उसमें क्या था कि एक कोई सीधा तार है या रेखीय आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र। आज अपन करने वाले हैं, तार का तो हम कर चुके। तार के आगे अब हम बात करते हैं, एक परत लेंगे, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो समान रूप से आवेशित तो है या समरूप आवेशित कर सकते उसको, समरूप आवेशित, और उसका जो साइज है वो अपरिमित है। अपरिमित आकार की प्लेट नहीं, परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। किसके लिए? एक हमने परत ली जो आवेशित है, समान रूप से आवेशित है, और एक अपरिमित आकार की है, यानी उसका आकार, लंबाई चौड़ाई का हमको कुछ नहीं पता। उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। किसका उपयोग करना है? गॉस की प्रमेय का। तो गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए हम ये दूसरा अनुप्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम एक परत के बारे में विचार करते हैं जो अनंत विस्तार की है। एक परत हमने ले ली कोई, अनंत विस्तार की है। तो ये ऐसे हम किसी परत के बारे में विचार करते हैं, समान रूप से आवेशित है। तो सारा का सारा आवेश इसके कहाँ पर वितरित होगा? इसके क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल पर जो आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है? सिग्मा। तो इस पर आवेश घनत्व सिग्मा है। इस परत के किसी बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं, जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक छोटा सा हिस्सा हमने लिया, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमको करनी है। अब ये छोटा सा हिस्सा है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस आकृति को बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक बंद आकृति माननी पड़ती है। तो जो बंद आकृति होती है उस काल्पनिक आकृति को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। जैसे कल पिछले चैप्टर में, जो पिछले टॉपिक में जो हमने तार के चारों जो बेलनाकार आकृति मानी थी, ऐसे जब बेलन आकृति मानी थी तार के चारों ओर, तो उस जो भी हम काल्पनिक आकृति लेते हैं उस काल्पनिक आकृति को हम कहते हैं, उसके लिए जो नाम प्रयोग में आता है वो कहलाता है गॉसियन पृष्ठ। तो प्रयोग में आता है गॉसियन पृष्ठ। तो इस गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। तो एक बेलनाकार पृष्ठ हमने उसके बारे में विचार किया। तो बिंदु P इस बेलन की एक सतह पर स्थित है। क्या काम करना है हमको? इस आवेश को बंद करना है। ये आवेश हमको बंद करना है। तो ये आवेश बंद करने के लिए हमको क्या विचार करना पड़ेगा? तो ध्यान दें, एक इसको इस तरीके से समझते हैं। जैसे ये एक सीट है, अब इसको हमको एक अपरिमित लंबाई की, अपरिमित विस्तार की परत है, उसके कारण यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमने क्या विचार किया था? तो उसके लिए हमने एक ऐसा बिंदु लेकर एक बेलन की कल्पना की है। ये एक बेलनाकार आकृति है जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं इस बिंदु पर। लेकिन सारा का सारा उस कहाँ है? तो इस सतह पर है। तो इस सतह पर अगर हम बंद करेंगे तो एक साइड बंद होगा, दूसरी साइड से खुला रहेगा। तो दूसरी साइड से बंद करने के लिए हमको इधर से ही बंद करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको एक ऐसे पृष्ठ के बारे में विचार करना पड़ेगा जिसमें जो बेलनाकार पृष्ठ है वो दोनों साइड में हो। परत के कैसे हो? सममित रूप से दोनों साइड में हो। तो ऐसे एक परत के बारे में हम विचार करेंगे। उसके लिए हमने क्या काम किया कि r दूरी पर ये जो बिंदु P है, तो इतनी ही दूरी पर दूसरी साइड में हम एक और बिंदु की कल्पना करते हैं जो सममिति है, सिमेट्रिकल है, उसी के जैसा है, उसी के जैसा है। तो मतलब ये जो बेलन बनेगा वो बेलन कैसा बनेगा? सिमेट्रिकल बनेगा, सममिति रूप में बनेगा। तो सिमेट्रिकल हमने पॉइंट की कल्पना की, तो हमने मान लिया ये बिंदु Q है। उधर बिंदु P था तो इधर बिंदु क्या है? Q हो गया। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हमको गॉस की प्रमेय का उपयोग करना है। और गॉस की प्रमेय की शर्त क्या है? तो गॉस की प्रमेय के लिए शर्त ये है कि आवेश किसी पृष्ठ के अंदर बंद होना चाहिए। तो इसको बंद करना है, तो एक सतह एक साइड से बंद होगी तो दूसरी साइड से भी हमको उसी प्रकार से बंद करनी पड़ेगी समान रूप से।
तो बिंदु P एक हमने माना है, बिंदु Q माना है। अब आवेश यहाँ पर है, ये प्लस का आवेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगी, ई वेक्टर। सेम कंडीशन दूसरे साइड में होगी, तो यहाँ आवेश है तो बाहर का बिंदु इस साइड में आएगा, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ई वेक्टर इधर बाहर की ओर होगी। तो ई वेक्टर उधर बाहर की ओर, ई वेक्टर इधर बाहर की ओर। यहाँ छोटा सा हमने क्षेत्रफल लिया, वो हमने मान लिया डी ए वेक्टर है, तो यहाँ पर भी उसी के बराबर हम क्या मानेंगे, डी ए वेक्टर। सिमेट्रिकल है इसलिए बराबर मान लिया। तो बेलन की एक इधर वाली सतह, एक बेलन की इधर वाली सतह। तो जैसे ये बेलन हमने लिया था, तो बेलन का एक सतह इधर की होगी, एक सतह इधर की होगी। अब बाकी क्या बचा, इस बेलन का कौन सा बिंदु बचा, ये जो बेलनाकार पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। तो एक बिंदु के बारे में पी क्यू और ये आर के बारे में हम यहाँ पर विचार करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमने मान लिया डी ए वन वेक्टर है। वो कैसा होगा, इसके तल के लंबवत ऊपर की ओर। लेकिन विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, यहाँ पर आवेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा अभी भी इधर ही होगी। हमने मान लिया इधर विद्युत क्षेत्र E1 है, ये परस्पर लंबवत है तो 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये चित्र जो हमने पिछले टॉपिक में किया था तार के चारों ओर, तो तार के चारों हमने बेलन माना था ऐसा ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ बेलन। आज की स्थिति में हमने ये क्षैतिज बेलन की कल्पना की है। तो इसमें एक सतह, यानी पिछले केस में क्या था कि तार बीच में था, ये तार की स्थिति थी। अब यहाँ पर तार ना होकर हमने परत ली है, और परत कैसी, वो इस प्रकार की है। तो आवेश अब यहाँ पर है, पिछले केस में आवेश बिल्कुल मध्य में था, यहाँ पर आवेश इस प्रकार है। तो इस प्रकार इधर विद्युत क्षेत्र निकलेगा, इधर विद्युत क्षेत्र निकलेगा, तो इधर की सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा, उस फ्लक्स की गणना करनी है हमको तीनों बिंदुओं से, तीनों प्रकार के जो हमने बिंदुओं की कल्पना की है। एक वृत्ताकार पृष्ठ पर बिंदु P लिया है, एक बिंदु Q लिया है, और एक बिंदु हमने क्या लिया है, R। तो बिंदु P के बारे में विचार करें तो बिंदु P से निर्गत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, डी फाई P पॉइंट से है तो डी फाई P बराबर E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। चित्र में देखेंगे E वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है, समान दिशा में है, तो कोण 0 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा E डी ए कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए इसका मान आ जाएगा E इंटू डी ए। तो बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स हमने ज्ञात कर लिया। तो इसी प्रकार करेंगे तो डी फाई क्यू से निकाला, तो डी फाई क्यू का मान क्यू पर देखेंगे तो E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, समान दिशा में ये भी है E वेक्टर और डी ए वेक्टर, तो E डी ए कॉस 0 का मान 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए। तथा Q का निकालिए, P का निकालिए, R से निकालेंगे तो डी फाई R बिंदु पर देखते हैं तो हमने E1 माना है डॉट DA1 माना है, दोनों परस्पर लंब दिशा में है, तो E1 DA1 cos 90, और cos 90 का मान 0, तो ये हो जाएगा E1 DA1 और cos 90 का मान 0 का मान लगा, इसमें गुणा करेंगे तो टोटल फंक्शन 0 हो जाएगा। तो डी फाई R। P बिंदु से हमने फ्लक्स की गणना कर ली, Q बिंदु से फ्लक्स की गणना कर ली, और R बिंदु से गणना कर ली। P Q R किस प्रकार के हैं, तो जैसे ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, ये R बिंदु है। इसका अर्थ ये हुआ कि R बिंदु जो है वो इसके सतह पर है, और इस सतह से किसी भी प्रकार का कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा, क्योंकि इस फ्लक्स के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो लंबाई के अनुदिश है, और क्षेत्रफल हमेशा कैसा रहेगा, इसके तल के लंबवत। इसका मतलब E वेक्टर के लिए ये A वेक्टर सदैव कैसा रहेगा, लंबवत। हम किसी भी स्थान पर लें तो कोण का मान कितना आएगा, सदैव 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री आने के कारण वहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो P बिंदु से गुजरेगा, Q से गुजरेगा, और R से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब कुल आंशिक फ्लक्स निकाल लें, तो ये आंशिक वैल्यू है, थोड़ी सी इनकी जो पार्शियल वैल्यू है, आंशिक मान है, एलिमेंट वैल्यू है, उसके कारण परिणामी मान निकालें तो कितना हो जाएगा। अतः गॉसियन पृष्ठ से निर्गत बेलनाकार जो पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ, उससे निकलने वाला आंशिक फ्लक्स, तो कुल आंशिक फ्लक्स, आंशिक रूप से उसकी मात्रा निकाली, तो डी फाई बराबर, तो डी फाई P
प्लस डी फाई क्यू और प्लस डी फाई आर। इसका मान है ई इंटू डी ए और प्लस इसका मान ई इंटू डी ए और इसका मान है 0। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये जुड़कर कितना आ जाएगा, तो 2e क्या आ जाएगा। ये जो गॉसियन पृष्ठ है उस पृष्ठ के 3 फलक थे, एक फलक, एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा ये। इन तीनों से छोटी छोटी मात्रा में कितना फ्लक्स गुजर रहा है 3 बिंदुओं से, उसके बारे में हमने विचार कर लिया। चूँकि सारे के सारे जो इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर बिंदु होंगे या तो पी बिंदु की ओर होंगे या क्यू बिंदु की ओर होंगे या आर पर होंगे, तो ये तीनों को प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः अब टोटल से निकालेंगे तो टोटल मतलब संपूर्ण, और संपूर्ण क्या है वो, गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन डी फाई, आकृति बंद है तो बंद समाकलन, डी फाई का मान तो 2e समाकलन करेंगे, 2 संख्या है और e का मान हमको निकालना कांस्टेंट है, तो 2e कांस्टेंट बाहर आ गया, समाकलन dA। अब हमने मान लिया इसका कुल जो क्षेत्रफल है, तो कुल क्षेत्रफल इसका ही तो हिस्सा होगा, ये छोटा सा हिस्सा लिया था, कुल करेंगे तो पूरा हिस्सा हो जाएगा। तो ये हमने मान लिया a के बराबर है, तो फाई का मान कितना हो जाएगा, 2e और a। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। बात समझ में आ गई। तो आंशिक फ्लक्स का मान आया 2e/dA, तो कुल फ्लक्स का मान इसका समाकलन, तो 2 और e कांस्टेंट है, dA का समाकलन हमने मान लिया, इसका जो क्षेत्रफल है वो a है, तो क्षेत्रफल a होने की वजह से इसका मान कितना हो जाएगा, a। तो 2e/a ये फ्लक्स का मान आ गया, हमने गणितीय रूप से इसको निकाला है। अब हम प्रयोग करेंगे गॉस की प्रमेय का। तो परंतु गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय से, क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करना है, तो गॉस की प्रमेय से सूत्र क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। तो कुल आवेश सिग्मा क्यू बटे ε0। अब सिग्मा क्यू क्या होगा, इतने हिस्से में उपस्थित आवेश। अब इतने हिस्से का आवेश कैसे निकालोगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल का आवेश हमारे पास सिग्मा है और इतने का क्षेत्रफल कितना है, तो a है, तो इसका आवेश कितना हो जाएगा, तो चूंकि सिग्मा बराबर कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, तो कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्षेत्रफल। तो सिग्मा इंटू क्षेत्रफल ये मान लगा देंगे, तो अतः फाई बराबर स्मॉल सिग्मा कैपिटल A बटे ε0। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 फ्लक्स का मान है फाई का, समीकरण 2 भी फ्लक्स का मान है फाई का। दोनों समीकरणों की तुलना कर दें, चित्र का काम खत्म, तो चित्र को हटा देते हैं। तो अब चित्र हटाने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, समीकरणों जो बचे उनकी तुलना है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर दोनों कंपेयर करो तो क्या बचेगा, तो 2e/a बराबर सिग्मा a बटे ε0। e का मान निकालना है, तो e बराबर आ जाएगा सिग्मा a बटे ε0 तो था, बटे में क्या करना है हमको 2a, a से a कट गया, तो e का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे 2ε0। सिग्मा अपॉन 2ε0 विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है, तो मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो कोई भी ऐसी परत है हमारे पास जो समान रूप से आवेशित है और उसका आकार अपरिमित है, उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र का मान आएगा सिग्मा अपॉन 2ε0। सिग्मा आवेश घनत्व है तो कांस्टेंट राशि, 2 कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि दूरी r पर इसकी कोई निर्भरता नहीं होती, तो सूत्र में भी r का कोई उपयोग नहीं हुआ। तो दूरी चाहे परत के पास है बिंदु चाहे दूर बिंदु है, विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होगा, एक समान होगा, अर्थात E इक्वल टू कॉन्स्टेंट, E का मान हमेशा कैसा रहेगा, नियत रहेगा। और सदिश राशि है तो सदिश रूप और लिख दो इसका, तो सदिश रूप में अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होगा, तो सदिश रूप में अगर हम बनाएंगे
ई वेक्टर इज इक्वल टू, तो सिग्मा कांस्टेंट 2 और एप्सिलॉन कांस्टेंट और अचर ये अदिश राशियाँ हैं। दिशा कैसी है, दिशा भी हमने निकाला, जो परत है तो परत की कैसे निकली, ये लंबवत, तो लंबवत के लिए हम जो एकांक सदिश कैसे लेते हैं वो क्या होता है, एन कैप, न्यूटन पर कूलम। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, कोई भी अपरिमित साइज की चालक परत है, चालक भी हो सकती है अचालक भी हो सकती है, इसीलिए इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, चालक है तो भी अचालक है तो भी आवेशित होना चाहिए, तो आवेश के कारण ये परत का मान इतना होगा। और इसका अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफी निरूपण क्या होगा, तो ग्राफ बनाएंगे हम इसका, तो ग्राफ देखेंगे एक बार। तो चूंकि ई का मान कांस्टेंट है, आर के मान पर निर्भर नहीं करता है, तो कुछ भी है उसका मान हमेशा कैसा रहेगा, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा जो आर के मान पर निर्भर नहीं करेगी। आर का मान कितना ही बढ़े घटे, ई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये ग्राफ हो गया किस किस के मध्य में, ई एंड आर, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस की प्रमेय का ये दूसरा अनुप्रयोग था। इस अनुप्रयोग का नाम क्या था कि किसी परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैसी परत, तो परत अपरिमित है यानी अनंत विस्तार की हम उसको कह सकते हैं, वो चालक भी हो सकती है वो अचालक भी हो सकती है, चालक और अचालक के कारण इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ये गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग हुआ। अब एक तीसरा अनुप्रयोग और करेंगे, देखेंगे इसको। चलिए दूसरा अनुप्रयोग है, इसमें दो हो चुके, तीसरा अनुप्रयोग वो क्या है, समरूप आवेशित अपरिमित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, पिछले से इसमें अंतर क्या है, तो पिछली बार हमने परत ली थी, इस बार ली है प्लेट। दूसरी बात, पिछली बार बताया था वो चालक अचालक कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है वो चालक है। चालक और अचालक में क्या अंतर होता है, तो अचालक और चालक का अंतर क्या होता है, चालक किसे कहते हैं बताइए, चालक क्या होता है, चालक का मतलब वो जिसके अंदर आवेश चल सके, गति कर सके, आवेश का स्थानांतरण संभव है उसको चालक कहते हैं। और जिसमें आवेश का स्थानांतरण संभव नहीं है, जो आवेश दे दिया वहीं का वहीं ठहर गया, तो वो क्या कहलाता है, अचालक, उसको कुचालक भी कह सकते हैं हम। चालक का मतलब जिसको आवेश दिया वो गति करे। तो अगर हम यहाँ पर अचालक प्लेट लेते, चालक के स्थान पर अचालक प्लेट लेते, तो पहली बार प्लेट का कंसेप्ट समझिए, प्लेट और परत में क्या अंतर है, तो प्लेट और परत का बेसिक अंतर क्या है, जैसे यहाँ पर एक, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एक बुक रखी हुई है कोई। अब इसमें हम देखते हैं ये बुक जो बनी है वो कई सारे पेजों से मिलकर बनी है। किन से मिलकर बनी हुई है, कई सारे पृष्ठ। तो ये पृष्ठ है, इसको सामान्य भाषा में अपन अंग्रेजी में और क्या बोलते हैं, आपको कोई कागज़ चाहिए जैसे करते हो तो क्या बोलते हैं, ये शीट चाहिए, तो शीट यानी परत। तो ये कई सारी शीट से मिलकर बनी है, कई सारी परतों से मिलकर बनी है। इन सारी परतों को इकट्ठा कर देते हैं तो ये पूरा जो आकृति बनने वाली है, कई सारी शीट से मिलकर जो बनी है, उसको हम कहेंगे प्लेट। तो परत का मतलब है कि ऐसी आकृति जिसकी मोटाई नगण्य है, क्षेत्रफल की तुलना में उसकी मोटाई कैसी है, नगण्य है, तो उसको तो कहेंगे शीट यानी परत। लेकिन क्षेत्रफल की तुलना में मोटाई नगण्य नहीं है तो उसको बोलेंगे हम प्लेट। तो यहाँ पर बात हो रही है प्लेट की। अगर ये अचालक प्लेट होती तो जहाँ पर आवेश हर जगह वैसा का वैसा ही रहता, तो ये प्लेट उस परत जैसा व्यवहार करती कि जहाँ से हम कल्पना कर रहे हैं आवेश उसी स्थान से हम कंसिडर करेंगे। लेकिन चालक होने के कारण क्या होगा, इसको हमने कोई भी आवेश दिया तो सारा का सारा आवेश गति करेगा, और गति करके कहाँ जाएगा, गति करके इसकी सतह पर आ जाएगा। सतह पर क्यों आ जाएगा, क्योंकि आवेश में एक बल लगता है जो बोलते हैं हम समान आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम के नियम से वो प्रतिकर्षण बल है। तो ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो धक्का देंगे, धक्का देकर कहाँ आएंगे, तो जो इसकी बाउंड्री है, और बाउंड्री क्या है, इसकी सतह। तो सारा का सारा आवेश कहाँ पर आ जाएगा, इसकी सतह पर एकत्रित हो जाएगा। तो संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर एकत्रित हो जाएगा। तो ऐसे विचार कीजिए कि एक हमने प्लेट ली जिसकी कोई ना कोई मोटाई है, थिकनेस है, ये मोटाई होगी। अब अनंत विस्तार किए तो इसको अनंत कर दिया, अपरिमित है। ये कोई परत है। अब जब भी इसको हम कोई आवेश देंगे तो सारा का सारा आवेश इसके चालक होने के कारण, क्या होने के कारण, चालक। तो चालक होने के कारण सारा का सारा आवेश, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। अंदर रहता है तो आवेश उसके आयतन में हो जाता है, लेकिन चूंकि आवेश इसके अंदर न रहेगा, कहाँ पर वितरित हो रहा है, इसकी सतह पर वितरित हो रहा है। तो देखने में आपको तार जैसी लग रही है, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से, ये आप इसको ऐसा डायग्राम बना रहे हैं, तो ये क्या है, इसकी सतह है।
तो ये इधर वाली सतह और इधर वाली सतह, तो सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, इसकी सतह पर वितरित हो जाएगा, संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर आ जाएगा, सतह यानी क्षेत्रफल पर आ जाएगा। तो आवेश जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के कारण आवेश घनत्व होता है सिग्मा। तो समान रूप से आवेशित ये आवेश घनत्व सिग्मा हो गया। ठीक, तो बेसिक अंतर यही है कि परत और प्लेट में, परत पे जो प्लेट है उसकी मोटाई होगी और चालक है तो सारा का सारा आवेश उसकी सतह पर आ जाएगा। अगर ये अचालक होती तो सारा आवेश इसके अंदर भी रहता, वो आयतनिक हो जाता। यहाँ पर उसकी परत पर होगा, लेकिन आयतन में होने के कारण भी हम क्या लेते, एक किसी छोटे से हिस्से के कारण, एक पतली शीट के कारण लेते, नहीं तो भी वो परत जैसा ही व्यवहार करता। तो अगर कहीं अचालक प्लेट आ जाए तो आपको क्या काम करना है, आपको वही सूत्र उपयोग करना है जो किसी परत के लिए किया था। तो प्लेट चालक है तो उसकी कंडीशन अलग है, और अचालक है तो वो परत जैसा व्यवहार करती है। तो हमने एक बिंदु की कल्पना की, इस बिंदु से r दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कंडीशन वही होगी, r दूरी सिमेट्रिकल पॉइंट हमने यहाँ पर लिया, सिमेट्रिकल पॉइंट ये लिया हमने, तो वही एक बेलनाकार आकृति बन जाएगी। इधर इसको रियल बना लो वर्चुअल की जगह, यानी डॉटेड लाइन की जगह आप डार्क लाइन से ले सकते हो। तो ये बिंदु P है कहाँ पर, इसकी सतह पर, इसी के सिमेट्रिकल पॉइंट हमने Q ले लिया। ये E वेक्टर यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया dA वेक्टर, बिल्कुल हम पीछे जैसा कर रहे हैं। यहाँ dA वेक्टर होगा, लेकिन यहाँ पर E का मान 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, उसकी वजह ये है कि ये भी परत जैसा व्यवहार करेगी, ये भी परत जैसा व्यवहार करेगी। तो जैसे एक परत ये है, एक परत ये है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इधर। E का मान हम निकाल चुके सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, यानी दूरी के मान पर निर्भर नहीं करता है। तो जितना मान इस परत के कारण होगा उतना ही मान इस परत के कारण, और परस्पर विपरीत दिशा में है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो किसी भी चालक के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ 0 होगा। तीसरा पॉइंट हमने लिया था यहाँ पर, तो P Q और तीसरा पॉइंट R है। ये इसका क्षेत्रफल हमने dA1 माना था और ये विद्युत क्षेत्र E1 माना था, परस्पर लंबक है। बाकी सारी की सारी कहानी वैसी की वैसी है जैसी हमने पिछले में की। केवल अंतर क्या आएगा, डायग्राम वैसा का वैसा ही है। अंतर क्या आएगा कि अंदर वाले हिस्से में, यानी प्लेट के अंदर वाले हिस्से में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितना इस परत के कारण है उतना ही उस परत के कारण है, और दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। इसलिए इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र और इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र जो इन दोनों के बीच में कहीं पर स्थित हैं, वहाँ पर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। अब क्या काम करना है, अब वैसा का वैसे ही काम करना है। तो बिंदु P से निर्गत फ्लक्स, P से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे तो d फाई P बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, समान दिशा में है तो E dA cos 0 का मान 1, तो यह हो गया E dA, बिल्कुल एज इट। इसी प्रकार Q से निर्गत फ्लक्स, Q से निकालेंगे तो d फाई Q बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये E dA cos 0, ये E हमने इंटरनल मान लिया, तो ये E इन है और E इन का मान 0 है, इसलिए पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। और R से निकालेंगे, R से निर्गत फ्लक्स तो हो जाएगा d फाई R E1 वेक्टर डॉट dA1 वेक्टर, तो E1 dA1 और लंबवत है तो cos 90 का मान 0, तो पूरा पद 0। आंशिक फ्लक्स, आंशिक के लिए तीनों आंशिक मानों को जोड़ देंगे तो d फाई बराबर d फाई P प्लस d फाई Q और प्लस d फाई R। d फाई P की वैल्यू E dA, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो बराबर क्या बचा, E dA। पिछले केस में जो आया था वो 2 E dA आया था, यहाँ पर रहेगा केवल E dA। ठीक है,
अब ये EDA हमने मान निकाल लिया, अब हमको क्या काम करना है, इसका कुल वैल्यू निकालनी है, किसके थ्रू, उस गॉसियन पृष्ठ के। तो गॉसियन पृष्ठ के लिए कुल फ्लक्स निकाल लो, तो कुल के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, समाकलन। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई किसके बराबर, बंद समाकलन डी फाई। डी फाई का मान लगाएंगे तो बंद समाकलन EDA, फाई बराबर E कांस्टेंट है, बंद समाकलन DA। पिछले जैसा DA का मतलब क्या होगा, ये हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया, समाकलन करेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, और पूरा क्षेत्रफल हमने मान लिया इसका पूरा क्षेत्रफल A है, तो ये कितना हो जाएगा, फाई बराबर E इंटू A, समीकरण 1। ठीक है, अब उसके आगे के बारे में बात करते हैं, किसका उपयोग करेंगे, परंतु गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई बराबर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। अब कुल आवेश कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, आवेश घनत्व सिग्मा, तो सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है A, तो सिग्मा Q बराबर आ जाएगा स्मॉल सिग्मा कैपिटल A, सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। अब 1 व 2 की तुलना कर दें, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, तो तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ हमको, तो E इंटू A बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट, टोटल का बटे A से A कट गया, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E का जो सूत्र आ जाता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परत के कारण जो निकाला था तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, और प्लेट के कारण है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट, E की वैल्यू कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की आते हैं, E क्या हो जाएगा, एक नियत राशि हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू, सदिश रूप में लिखेंगे तो वही कंडीशन आ जाएगी, तो E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दिशा कैसी है, दिशा है तल के लंबवत, तो कैसी होगी, लंबवत मतलब n कैप, न्यूटन प्रति कूलम। और ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ भी क्या आएगा, बिल्कुल उसी जैसा आएगा ग्राफ, किसके मध्य, E और R के मध्य। E चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इसका दूरी के मान पर कोई निर्भरता नहीं होती। तो ये हो गया आपका गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग हमने किया था रेखीय आवेश के कारण, यानी किसी लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तार के चारों ओर हमने गॉसियन पृष्ठ माना था, उसके कारण निकाला था, तो रिजल्ट आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। दूसरा अनुप्रयोग किया है परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वहाँ लंबाई में था तो लैम्डा, यहाँ क्षेत्रफल में है तो सिग्मा। तीसरा था प्लेट के कारण, कौन सी प्लेट, चालक प्लेट के कारण, और चालक प्लेट पर आवेश वितरित हो जाएगा तो उस स्थिति में प्लेट के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, केवल बाहर की तरफ होगा, तो जो परत के कारण था उसका 2 गुना हो गया। तो वहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर उसका 2 गुना, तो 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, तो रिजल्ट आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपकी गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग। एक अनुप्रयोग और है आपका, बल्कि 2, 1 या 2 जो भी हैं, तो एक अनुप्रयोग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो अपन अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, जो काम आपको कराया जाए वो रोज़ के रोज़ करिए, उसको प्रैक्टिस भी कीजिए।
प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी। और जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, होमवर्क नहीं करके भेज रहे हैं, तो वो ध्यान कीजिए, उनके साथ आपके साथ सख्ताई दिखाई जाएगी। भगवान देख रहा है तुमको। थैंक यू।